प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ना है कि मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी। मेजरिंग के मायने ये भी होते हैं निज़ाम या डिवाइस के तौर पर जो है इस्तेमाल होता है। तो मेजरिंग डाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी यूजुअली प्लॉटेड, ये इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन है। वैसे तो इसकी कई डेफिनेशंस हैं, लेकिन प्रिसाइज जो डेफिनेशन है वो यही है कि बायोडाइवर्सिटी इज़ यूजुअली प्लॉटेड। प्लॉटेड का क्या मतलब है? स्कीम टू अकम्प्लिश्ड सेम पर्पस एज रिचनेस क्या होती है? कंटेनिंग प्लेंटीफुल क्वांटिटीज ऑफ समथिंग डिज़ायरेबल ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया विद रेफरेंस टू ए टेम्पोरल स्केल। टेम्पोरल स्केल क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन हैबिटेट पैचेस रिलेटिव टू डिस्पर्सल डिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिलेटिव का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन होता है उसका। तो हैबिटेट है जहाँ स्पीशीज़ हैं, वहाँ एक पैच है, वहाँ पैच से जो है वो डिस्टेंस अबूर करते हैं, फिर वो एज ए ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एवेलुएशन होती है या उनको काउंट किया जाता है। जैसे आप देखते हो कि शुमाली इलाका जात से जो है, ठीक है ना, बड़े दूर से रशिया से बर्ड्स जो आते हैं हमारे इन इलाकों में, जैसे आपने सुना होगा कि मुर्गाबी है, तो उसका क्या है, जब हम उसकी डाइवर्सिटी को देखते हैं, ठीक है, वो तो यहाँ का हिस्सा बनती है, लेकिन उस पर यह भी देखना पड़ता है कि ये कितने डिस्टेंस से कहाँ तक पहुँची है, ठीक है, किस पैचेस से आई है, किस हैबिटेट से आई है। तो वो इलाका जो है, यहाँ जब हम उसको काउंट करेंगे तो उसका नेटिव तो नहीं होगा वो। तो इन बातों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है डेफिनेशन? बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफाइंड एंड मेजर एज एन एट्रीब्यूट का मतलब करेक्टर भी होता है, दैट हैज़ नो टू कंपोनेंट्स। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स हैं? टू है। नंबर वन है रिचनेस एंड द सेकेंड इज इवननेस। रिचनेस क्या होती है? द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली मारूसी तौर पर, ठीक है, एक जैसे हों, आर फंक्शनली रिलेटेड इंडिविजुअल, या वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसमें एक जैसे हों इंडिविजुअल्स जो है। इवननेस क्या होती है? इफ़ स्पीशीज आर सेम इन प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन ऑन ए साइट, ठीक है, उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हों स्पीशीज़ की, और वो एक स्पेसिफिक साइट पर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ क्या होगी? ग्रेटर विल बी इवननेस, ज़्यादा होगी। डाइवर्सिटी डिस्क्राइब्ड वेरिएशन इन फॉलोइंग फॉर्म्स। इस तरह भी उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि उस स्पीशीज़ की फॉर्म्स कैसी हैं। ठीक है, वो थ्री जो है इसके तौर पर हम देखते हैं। एक जेनेटिक है, जेनेटिक में स्पीशी भी होता है, वैरायटी भी होती है, ठीक है ना। तो दो स्पीशीज़ के दरमियान जो फ़र्क होगा ना, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी? वैरायटीज़ हो जाएंगी। कैसे? उसमें जो है एट लीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफ़र करे दूसरी से। एट लीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो फिनोटिपिकली हो, फिजियोलॉजी हो, ठीक है, किसी तरह से भी एटलीस्ट एक कैरेक्टर दूसरे से डिफ़र करे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए वैरायटी। ठीक है, फिर लाइफ फॉर्म है उस स्पीशीज़ का। कोई ग्रासेस हैं, कोई मोसेस हैं। मोसेस होते हैं जिनकी जड़ें नहीं होती, ठीक है, ग्रासेस होते हैं। तो इस तरह के इनमें डिफरेंस जो है उस बेस पर भी उसको डिस्क्राइब किया जाता है। फिर है फंक्शनल ग्रुप। प्लांट्स में फंक्शनल ग्रुप है, डीप रूटेड होते हैं, शैलो रूटेड होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। ठीक है, डीप रूटेड क्या होते हैं? जो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स जो है ज़्यादा डेप्थ पे एक्सप्लोर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट में लाते हैं हमारे लिए। तो जब वो प्लांट जो है हम उनको हार्वेस्ट करते हैं या दोबारा रोटोवेट कर देते हैं, तो ज़मीन की गहराई से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं। शैलो रूटेड जो होते हैं वो अपर लेयर्स को जो है वो एग्जॉस्ट करती हैं। ठीक है, एवरग्रीन होते हैं जहाँ
साल के 12 महीने पत्ते उनके रह जाते हैं, और इनका अपोजिट प्लांट्स होते हैं डिसिडुअस कहते हैं उन्हें। डिसिडुअस कौन से होते हैं? जो सालाना अपने पूरे पत्ते ड्रॉप कर देते हैं, जैसे आपने शहतूत को देखा है, तो वो क्या है? डिसिडुअस प्लांट है। एवरग्रीन में मैंगो को देख लें तो हमेशा पूरा साल जो है उसके कायम दायम रहते हैं। तो इस बेस पर भी जो है वो डिस्क्राइब होती है स्पीशी जो होती है, ठीक है। वाइज बायोडाइवर्सिटी मैयर, हम मैयर क्यों करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को क्यों मैयर किया जाता है? बायोडाइवर्सिटी इज़ ए मैयर डिवाइस है, निज़ाम है दैट कंबाइंस, मिलाता है रिचनेस को, रिचनेस होता है प्लेंटी, किसी चीज़ का बहुत होना, एंड इवननेस, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस। ग्रास का मतलब होता है कि फ्रॉम वन साइड टू अदर स्पीशीज़ के दरमियान इवननेस और रिचनेस को देखते हैं। इट इज़ यूजुअली डन बिकॉज हाई बायोडाइवर्सिटी इज़ परसीव्ड। हाई बायोडाइवर्सिटी जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है साइनोमस इक्विवेलेंट विद इकोसिस्टम हेल्थ के साथ। हाई अगर बायोडाइवर्सिटी है तो जहाँ मौजूद है जिस इकोसिस्टम में, तो वहाँ फिर क्या होगा? वहाँ की इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी कंसीडर की जाती है। डाइवर्स कम्युनिटीज़ इंक्रीज स्टेबिलिटी, अगर डाइवर्सिटी है उनमें, ठीक है, डाइवर्सिटी है तो वहाँ उस सिस्टम में स्टेबिलिटी होगी, प्रोडक्टिविटी उसमें ज़्यादा होगी, पैदावार ज़्यादा होगी, एंड रेजिस्टेंस टू इन्वेजन, या किसी हमले से वो रेजिस्ट कर सकेंगे क्योंकि ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी ना उसमें, एंड अदर डिस्टर्बेंसेस से वो बची रहेंगी। ये किस सूरत में हो सकती हैं? अगर आपकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। डाइवर्स हैबिटेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बेनिफिट्स हैं। फिर जब हम प्लांट्स को कंसीडर करते हैं तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स के हमें उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन से हैं? नंबर 1, वैरायटी ऑफ प्लांट्स प्रोवाइड फॉरेज फॉर इंसेक्ट्स एज वेल एज वेजिटेबल वर्टिब्रेट स्पीशीज़, ठीक है। अगर वैरायटीज़ होगी तो कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको इंसेक्ट्स खाएंगे, ठीक है, वैरायटी अगर ज़्यादा होगी तो उसमें, और जो होंगे ऐसे भी मिल जाएंगे जिन पर वर्टिब्रेट्स जो हैं वो अपनी खुराक हासिल कर सकेंगे। दोनों की ज़िंदगियां जो है वो मेंटेन रहेंगी। प्लांट कम्युनिटी सर्वाइव ड्राउट, अगर वैरायटी ज़्यादा हो तो उनमें से प्लांट्स जो हैं वो क्या करेंगे? ड्राउट, जो खुश्की में जो है उसको एस्केप कर जाएंगे, एस्केप प्लेग्स, ठीक है, आफतों से बच जाएंगे। रेजिस्ट डिजीज़ आउटब्रेक, बीमारी जो है वो उसका फैलाव रुकेगा। फ़र्ज़ करो एक स्पीशी है, उस पर एक कैटरपिलर जो है वह हमलावर होती है, लेकिन उससे आगे वो बढ़ती है तो फिर और किस्म का प्लांट है जिस पर वो हमला नहीं करती, तो वो एज ए बैरियर काम करेगा, ठीक है, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए वैरायटी जो होगी, ज़्यादा वैरायटी होगी, बायोडाइवर्सिटी जो है ज़्यादा होगी, तो वो रेजिस्ट करेगा आउटब्रेक को, डिजीज़ को। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, ठीक है, कोई सॉइल होगी, कुछ प्लांट्स ऐसे स्पीशीज़ वाले होंगे जो एरेक्ट खड़े होंगे, और कुछ उसमें से ऐसे भी हो सकते हैं कि होंगे, बल्कि जब बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी या डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी तो कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो स्प्रेडिंग टाइप होंगे, उन्होंने ज़मीन को कवर किया हुआ होगा, तो फिर रन ऑफ जो है, पानी का बहाव जो है उन प्लांट्स की वजह से जो कि स्प्रेडिंग होंगे, सॉइल सरफेस को कवर किया होगा, तो सॉइल को ओरेजन से बचाएंगे, कटाव नहीं होने देंगे, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल्स यूज़फुल इन सर्वाइविंग एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस लिए बेहतर है? वो यूज़फुल है इन सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। देखें, अगर बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास जो है मुर्गियों की बहुत सी अक़साम हैं या कबूतर्स की ऐसी हैं, ठीक है, उनमें कुछ रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो ससेप्टिबल हैं, ठीक है, तो वो जो है वो रेजिस्ट करेंगे बीमारी में, तो वो तमाम जो है डाइवर्सिटी वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि जो रेजिस्टेंस उसमें स्पीशीज़ होंगे वो सर्वाइव करती रहेंगी, और आपकी डाइवर्सिटी जो है उसको स्टेबिलिटी हासिल होगी। अच्छा, मिक्सचर ऑफ प्लांट्स जो हैं, ठीक है,
सम आर नाइट्रोजन फिक्सचर्स, ठीक है, डीप रूटेड, शैलो रूटेड, मेंटेन न्यूट्रिएंट्स बैलेंस, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं अपनी तरफ से, उनको नाइट्रोजन आपको नहीं देनी पड़ती। जैसे ग्रैम की क्रॉप है आपकी, तो वो क्या है, उसकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं और उन नोड्यूल्स में राइजोबियम होते हैं। वो राइजोबियम जो है साइल से नाइट्रोजन को पिक करके उसे फिक्स करते हैं, ठीक है, उसको नाइट्रेट फॉर्म में लाते हैं, फिर वो प्लांट उसको अपने एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है, ठीक है। और अब जो है वो उसमें कोशिश में लगे हुए हैं। इसके मुकाबले में वीट जो है उसको हमें यूरिया खाद देनी पड़ती है, क्योंकि वो खुद जो है नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती, ठीक है, जबकि ग्रैम को ये नहीं चाहिए, वो खुद फिक्सर है इसका नाइट्रोजन का। तो अब साइंटिस्ट इस पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से है वीट की जो रूट्स हैं उनमें ये नोड्यूल प्रोड्यूस कर सकें और ख़ुद ब खुद ये अपनी नाइट्रोजन फिक्स करे, हमें जो है वो ना डालनी पड़े। डीप रूटेड, शैलो रूटेड, मेंटेन न्यूट्रिएंट्स बैलेंस। जो डीप रूटेड होती हैं वो अपर सरफेस की तरफ जो है वो न्यूट्रिएंट्स को लाती हैं, ठीक है। शैलो रूटेड जो होती हैं वो अपर लेयर में जब डिकम्पोज होती हैं तो उनके डिकम्पोजिंग के बाद जो है वो वहीं पे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। तो एक साल जो है आप फील्ड में डीप रूटेड लगाएं, नेक्स्ट ईयर आप शैलो रूटेड लगाने से क्रॉप्स की उसकी मेंटेनेंस होगी। कमर्शलिज्म होता है, वो क्या होता है, दो प्लांट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिशियल होते हैं, या एक की तरफ से बेनिफिट आपको नहीं मिलता। आप जो है वो वीट और गंदम को मिक्स जो है वो अपना ग्रैम और वीट को इकट्ठे जो है एक ही फील्ड में लगा दें, तो ग्रैम जो नाइट्रोजन बनाएगा वो उससे वीट जो है वो फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन वीट जो है वो कोई नुकसान नहीं देती उसको। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी, और हाई बायोडाइवर्सिटी के कुछ नुकसानात भी हैं। वो कौन से हैं? डिस्टर्बेंस बिटवीन द स्पीशीज़, ठीक है, एक स्पीशी है उसने सेपरेट होना है, एक स्पीशी है उसने एरेक्ट होना है, ऊपर को बढ़ना है, ठीक है। तो जो वो सेपरेट हो रही है वो बाज़ औक़ात जो है उसको एरेक्शन वाले के आगे हिंड्रेंस क्रिएट करती है, उसको नहीं बढ़ने देती, या लाइट कंपटीशन में उसके लिए डिस्टर्बेंस का बायस करती है। तो ठीक है, स्पीशीज़ के दरमियान कंपटीशन जो है डिस्टर्बेंस का बायस भी बन सकता है। मैनेजमेंट इन समटाइम्स डिफ़िकल्ट, ठीक है, तो मैनेजमेंट जो होती है सब कुछ कभी जो है वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। जैसे आप जो है दो किस्म के फ्रूट लगा दें, मैंगो को लगा दें और साथ जो है आप खजूर को लगा दें, ठीक है, खजूर ने क्या करना है, उसने तो ऊपर जाना ही जाना है, और जो उसके तने होंगे, अगर मैंगो बढ़ना चाहता है, अगर वो ज़्यादा तादाद में है तो उसको फैलाव नहीं देगा, ठीक है, तो उसके जो है मैनेजमेंट में मसला होगा आपके लिए। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट ग्रेजिंग टाइम, ठीक है, मुख्तलिफ प्लांट जो होते हैं उनका ग्रेजिंग का टाइम जो है, जो जानवरों ने चरना होता है या खाना होता है, ठीक है, ग्रेज करना होता है उसका, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका सरगम है, अगर ये मिक्सचर में है, काश्त हुई हुई है, तो सरगम की जो क्रॉप है आपकी, अगर ये 1.5 फुट की हाइट से कम हो, ठीक है, इसकी प्लांट की हाइट जो है वो 1.5 फीट से कम है, तो फिर क्या करेगी, तो इसमें प्रूसिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होगी, और उस साइज़ पर अगर दूसरी क्रॉप्स के साथ ये सो हुई हुई है तो जानवर उसको खाएगा तो वो उसके लिए जहरीली साबित होगी, ठीक है। तो ग्रेजिंग में भी हाई बायोडाइवर्सिटी में इसका नुकसान ये हो सकता है। वेरी स्टेबल स्पीशीज़ वेल अडाप्टेड इन ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, जो एक स्पीशी है जो वेल अडाप्टेड है, ये पहले से वही काश्त हो रही है ख़ास इन्वायरमेंट में, तो जो साथ आके नई लगेगी तो उसके लिए क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि उसमें जो है, जैसे वीड्स का कहा जाता है बेटा, वीड्स जो हैं ये 3 गुना न्यूट्रिएंट्स क्रॉप की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 3 गुना ज़्यादा। जहाँ क्रॉप ने 1 किलो
न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करने हैं या आपकी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है, तो आपके वीड्स जो हैं अगर वहीं उगे हैं तो वो 3 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और अगर उस हाई बायोडाइवर्सिटी में आपके क्रॉप के प्लांट भी हैं और वीड्स के हैं, तो वो क्या है, क्रॉप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ज़्यादा मिक़दार में जो है वो क्या कर जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पेशल स्केल होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए स्पेशल स्केल होते हैं। वो क्या होते हैं, एक का नाम है अल्फ़ा, सेकेंड इज़ द बीटा एंड थर्ड इज़ द गैमा। व्हाट इज़ द अल्फ़ा डाइवर्सिटी? richness and evenness of individuals within a habitat। ठीक है। यूनिट, जो एक यूनिट है ना, एक जगह जो है उसके अंदर जो है रिचनेस और इवननेस जो है उसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। उसमें जितनी भी स्पीशीज़ होंगी एक ही जगह पे, एक ही यूनिट पे, तो वो हमारी क्या होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन हैबिटेट। एक्सप्रेशन होता है इजहार। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है या मुख्तलिफ चीज़ का होने का इजहार जो है वो कहाँ देखा जाता है, हैबिटेट्स के दरमियान देखा जाता है। नीचे डायग्राम बनाइए, आपको इजीली समझ आएंगी। और गैमा डाइवर्सिटी क्या होती है, लैंडस्केप डाइवर्सिटी एंड या डाइवर्सिटी हैबिटेट विद इन ए लैंडस्केप और रीजन्स। ठीक है। लैंडस्केप क्या होती है, मंजरनामा। ठीक है। एक जगह है, आप देख रहे हैं, वहाँ जो है एक बाग भी लगा हुआ है, वहाँ एक झील भी है, वहाँ जो है एक फ़िश फार्म बना हुआ है, वहाँ जो है कैटल फार्म बना हुआ है। तो वो सारे पे जो आप नज़र मारेंगे ना, आपके नज़र में आपको नज़र आएगा ना सारा, तो वो क्या होगी, सारा मंजर जो होगा उसको क्या कहेंगे, लैंडस्केप। उसके अंदर जितनी भी स्पीशीज़ होंगी सारी काउंट होंगी उसमें, तो वो हमारी क्या होगी, गैमा डाइवर्सिटी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव अबंडेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हाउ कॉमन आर रेयर स्पीशी। रिलेटिव अबंडेंस क्या होता है, हाउ कॉमन आर रेयर स्पीशी इन रिलेटिव टू अदर इन ए स्पेसिफिक। एक स्पेसिफिक लोकेशन में है, उसमें कितनी कॉमन है या कितनी रेयर स्पीशीज़ हैं। ठीक है। तो वो क्या होगी, हमारी रिलेटिव अबंडेंस होगी। स्पीशीज़ रिचनेस को किस तरह काउंट करते हैं, वो कहते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन ए सैंपल। नंबर ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन ए सैंपल, या लार्ज द सैंपल होगा मोर द स्पीशीज़। सैंपल जितना बड़ा होगा, ठीक है ना, तो उसमें स्पीशीज़ उतनी ज़्यादा होंगी। जब आप किसी चीज़ का ज़्यादा सैंपल लेते हैं ना, तो उसमें गलती का एहतमाल कम होता है, एरर बहुत कम आएगा। ठीक है। तो D इज़ इक्वल टू S ओवर 9 ओवर N रूट स्क्वायर। ठीक है। S क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ डिफरेंट रिप्रेजेंट इन सैंपल। ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है, ठीक है, उसमें, और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन योर सैंपल, और कुल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके सैंपल में कितने होते हैं। तो ये क्या होगी, हमारी स्पीशीज़ रिचनेस हो गई। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं बेटा, तो वो जो है ना, उसमें मैंने कोशिश की है, जो नोट्स दिए हैं ना आपको इसके, तो उसमें जितने मैनी बन सकते थे उर्दू में, इंग्लिश में, और साथ उसकी छोटी छोटी तशरीह के तौर पर मैंने लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में उसको आसानी हो। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।